गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है एक्सरेज की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स कवर कर रहे हैं। एक्सरेज का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें कि एक्सरेज का कैसे प्रोडक्शन होता है, एक्सरेज की मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है, उसकी रेंज क्या होती है, कंटिन्यूअस एक्सरेज क्या होती हैं। ठीक, तो आज जो हम बात करने चल रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की बात करने चल रहे हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि जो टारगेट मटेरियल होता है उस टारगेट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है उस टारगेट मटेरियल से टकराता है, उस टारगेट मटेरियल से टकराता है। चूँकि काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी ज़्यादा होती है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उससे टकराएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। उसके थ्रू क्या निकलता था, फोटॉन्स निकलते थे, लेकिन वो वेव कैसी थी, कंटिन्यूअस वेव थी। जो हम आज बात करने चल रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अपनी अपनी ऑर्बिट में फिक्स है, दे आर स्टेबल इन देयर ऑर्बिट्स। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज आया, एक इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स था, इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, कोलाइड कर गया। मान लो कि ये v वेलोसिटी से आ रहा था और कोलिजन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन था जिसका मास m था। अब ये हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हुआ, एक तो खुद फोल्ड हो गया, न्यूक्लियस ने इस पे क्या लगाया, अट्रैक्शन फोर्स लगाया, चूंकि पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं इसमें, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको खींचेगा, जब खींचेगा तो एनर्जी का लॉस एक तो होगा फोटोन पे, मतलब फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, और अगर इससे टकराया है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी लेके निकल जाएगा। जो ये इनर मोस्ट जो ऑर्बिट में फिक्स है, इस इलेक्ट्रॉन को कोलिजन धक्का मार के निकाल दिया। तो अब देखें, अब यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये मान लें कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, आपने पढ़ा होगा के एल एम एन, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये जो के सेल वाला है, के सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर के सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब कि अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया। अगर यहाँ निकल गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी। अगर वैकेंसी क्रिएट हो गया तो वैकेंसी क्रिएट होगा तो हाइयर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आना चाहेगा, लोअर ऑर्बिट में आना चाहेगा। तो अब ये क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो फिर ये यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है कि एम सेल वाला भी आ सकता है, एन सेल वाला भी आ सकता है। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास सपोज के सेल था, यहाँ पे के एल एम एन बहुत सारे सेल थे, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 1, यहाँ पे n बराबर 1 था, तो के सेल वाला इलेक्ट्रॉन वैकेंट हुआ। तो हो सकता है 2 से भी आए, 3 से भी आए, 4 से भी आए। तो इसको अगर 2 से आ रहा है, 2 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, कहाँ से, 2 to 1 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं के अल्फ़ा। क्या बोलते हैं, के अल्फ़ा। अगर यहाँ पे आ रहा है 3 से 1 पे आ रहा है, उसको बोलते हैं के बीटा सीरीज। क्या बोलते हैं, के बीटा सीरीज। तो यहाँ से अगर आएगा तो फिर ये फोटोन एनर्जी अपनी रिलीज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे अगर आया तो ये इसको बोलते हैं के गामा। क्या बोलते हैं, के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा। तो ये तो कहानी रही किसकी, के सेल की, किसकी, के सेल की। अब मुझे पता है कि हो सकता है इन्फिनिटी से भी आए, एकदम ऊपर वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकता है। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ जनरेटेड, सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ विल बी क्रिएटेड। तो अगर यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बस डिपेंड करेगा अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या निकालेगा, इमिशन ऑफ फोटोन होगा।
तो एक तो ये बात है के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा। ऑलराइट, अब हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के सेल से न टकरा करके एल सेल से टकराता या एम सेल से टकराता या एन सेल से टकराता, तो यहाँ का मान लेते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, एक नीचे से दिखा दे रहे हैं। अगर मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन आया और इसको धक्का मार दिया, तो ये धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर यहाँ पे ये गया तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और ये क्या हुआ, खुद जो है ये खींच रहा था इसको, तो ये इसको अपने पास खींच लेगा ऐसे, तो इसकी वजह से भी जो एनर्जी निकलेगी इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, वो निकलेगी। अब अगर ये वैकेंसी क्रिएट हो गया तो ये यहाँ वाला जाएगा, हो सकता है इसके बाद वाला जाए, तो उसको बोलते हैं एल अल्फ़ा। क्या बोलते हैं, एल अल्फ़ा। अगर यहाँ वाला जाए, एम वाला एल में जाए, तो एल अल्फ़ा। यहाँ पे इसको बोलते हैं एल बीटा। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रहे हैं, जो आपने कंटिन्यूअस एक्सरेज पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस था। लेकिन ये हो क्या रहा है, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आए, तो जब फोटोन निकले तो उसका मतलब वहाँ पे एकाएक एनर्जी का क्या हुआ, जब फोटोन निकले तो एकाएक एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई। ऐसे माने कि एक रैंडम वेरिएशन चालू होने लगा। कौन सा, रैंडम वेरिएशन। एक मिनिमम वेवलेंथ तो चाहिए ही चाहिए थी, तो यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए ही चाहिए थी, ऐसे हमारी कंटिन्यूअस एक्सरेज बन रही थी। लेकिन क्या होगा, एक स्पाइक्स आएगा इस तरीके से, जो एनर्जी यहाँ से ये यहाँ से यहाँ आ रही है, हाइयर टू लोअर आ रही है, तो ये जो एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, एक स्पार्क्स आएगा। फिर हो सकता है यहाँ पे स्पार्क्स आए, हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए। तो जैसे ही ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ वाला खाली हो जाएगा, फिर यहाँ वाला आएगा, फिर यहाँ वाला आएगा। तो इस तरीके से एक स्पाइक्स मिलते हैं। तो जो स्पाइक्स मिल रहे हैं, ये जो एकाएक रैंडम वेरिएशन मिल रहा है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब ये इसका फ़ायदा क्या है सर, इसका फ़ायदा एक तो सबसे मेजर फ़ायदा ये है कि किसी भी टारगेट मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि वो हमारा टारगेट मटेरियल कौन सा था। तो अगर मान लें कि हमारे पास के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा सीरीज मिल रही है, तो आज जैसा कि आप जानते हो 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चूँकि अगर 2 से 1 पे आ रहा है तो ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर इमिशन 2 to 1 हो रहा है, 2 to 1 हो रहा है, इसका मतलब के अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी, दैट इज लैम्डा ऑफ के अल्फ़ा, लैम्डा ऑफ के अल्फ़ा ज़्यादा होगा लैम्डा ऑफ के बीटा से, उससे लैम्डा ऑफ के गामा। तो सो लैम्डा ऑफ के अल्फ़ा इज ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ के गामा। ठीक, तो ये क्या है, एक रिलेशन है, कई बार पूछा जाता है के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा। हो सकता है ये एल सीरीज में भी पूछ ले। तो आपको एक देखो, आर जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर वैल्यू पे डिपेंड करेगा 1/λ। तो आप लैम्डा कहीं से भी पूछे, एल के सीरीज में पूछे या एम के सीरीज में पूछे या एन के सीरीज में पूछे, तो आपको वहाँ से कंपेरिजन करके निकालना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से निकल रहा है। सपोज मैं एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे अगर बात कर लूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लेते हैं 2 इमिशन हो रहे हैं, एक तो के बीटा का इमिशन हो रहा है एंड एक एल अल्फ़ा का इमिशन हो रहा है। इसमें वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो मुझे पता है के बीटा का मतलब 3 से 1 पे आ रहा है, 3 से 1 पे, तो 1/λ ऑफ के बीटा लिख देंगे। तो आर जेड मान लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है He+ भी हो। तो अगर मान लें कि हाइड्रोजन है तो आर जेड की वैल्यू 1/n1, n1 की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना r/9। तो के लैम्डा ऑफ के बीटा की वैल्यू क्या हो गई r/9/r। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरा एल अल्फ़ा पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था,
एल अल्फ़ा लैम्डा ऑफ 1/λ ऑफ एल अल्फ़ा का मतलब कि 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है। अगर 3 से 2 में आ रहा है इसका मतलब आर जेड की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो r इंटू 1/4 माइनस 1/9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इंटू 5/36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे लैम्डा ऑफ एल अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/5r। तो मुझे इसमें रेशियो निकालना था ए के लैम्डा ऑफ के बीटा अपन लैम्डा ऑफ एल अल्फ़ा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ के बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ एल अल्फ़ा इज़ नथिंग बट लैम्डा ऑफ के बीटा क्या मिला है, 9/r डिवाइडेड बाय वैल्यू कितना 36 डिवाइडेड बाई 5r, तो r तो कैंसिल हो गया, तो 9 × 5 = 45, 45 डिवाइडेड बाई 36, तो 45/36 का रेशियो क्या होगा, 1 से तो ज़्यादा होगा। तो अगर 1 से ज़्यादा होगा इसका मतलब कि लैम्डा ऑफ के बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन दी लैम्डा ऑफ एल अल्फ़ा। तो इस तरीके से आपसे कई बार नीट में भी और जेई में भी, जेई मेंस में भी या इवन एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज का आइडेंटिफिकेशन करें, वेवलेंथ का हो सकता है, लाइमन का पूछे, बाल्मर का पूछे, पाशन का पूछे, लेकिन आपसे उसको तरीके से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि एल अल्फ़ा सीरीज क्या होती है, के अल्फ़ा सीरीज क्या होती है, ठीक, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू आ रही है ये एक रैंडम वेरिएशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल होगा। अब ये कौन सा मेटल होगा कैसे बताएंगे, बात ये आती है कि आपके पास E बराबर होता है hc/λ। ठीक, अब 1/λ तो मुझे पता है, या यूं कहें म्यू की वैल्यू जो या वैल्यू आपने लिखा 1/λ बराबर r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो न्यू की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, r z इंटू सी स्क्वायर RZC, ऐसे RCZ² लिखें, r इंटू सी Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। मैंने कुछ नहीं किया है, r मतलब आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू क्या होती है 1069780 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये वैल्यू लगभग इतनी आती है, मीटर इनवर्स में आती है, इसकी यूनिट पूछी जाती है मीटर इनवर्स। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ से z के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, z के टर्म्स में अगर हम ये लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, नाम था मोजले इक्वेशन। क्या नाम था, मोजले लॉ। कौन सा, मोजले इक्वेशन। उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था कि जो मोजले इक्वेशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर में इन्होंने कुछ मेटल, टारगेट मेटल के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ खींचा। ठीक, तो देखा तो स्ट्रेट लाइन मिल गया, अगर और वो भी ओरिजिन से नहीं पास कर रहा था, तो इसका मतलब वो तो और आसान हो गया करेक्ट उसका एटॉमिक नंबर जेड डिसाइड करना, अगर आप इसके फॉर्मेट में लिख पा रहे हो। तो उस इक्वेशन को बोला गया मोजले इक्वेशन। तो अब हम बात करने चल रहे हैं मोजले इक्वेशन की, या मोजले लॉ भी बोलते हैं। क्या है, मोजले मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट and plotted a square root of frequency against the position number in the periodic table, मतलब z के करस्पॉन्डिंग। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी, रूट फ्रीक्वेंसी और z के बीच ग्राफ खींचा तो देखा कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब आपने पिछला जो मैं फार्मूला ये डिराइव किया था कि अंडर रूट ऑफ म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ RC 1/n1² माइनस 1/n2², ये z बाहर आ जाएगा। तो इसको पूरे को उन्होंने एक कांस्टेंट नाम दे दिया a। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ न्यू बराबर a इंटू जेड माइनस बी।
जहाँ इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह शील्डिंग कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे ए क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर इंटू सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। इन्होंने ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखा, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट दिखा, तो इन्होंने प्लॉट कर दिया, तो देखा कि एक सच में स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। उसके बेसिस पे इसका कंपैरिजन करके इन्होंने z, ये जो z है, जो एटॉमिक नंबर है, उसका कैलकुलेशन करना चालू कर दिए कि कहाँ पे कौन सी पीक्स आ रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो शार्प पीक्स उठ रही थी, उसके बेसिस पे इन्होंने एक बात बताया कि अगर वो पीक्स आप के अल्फ़ा के बीटा है, तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं तो आप जेड भी बता सकते हैं कि वो कौन सा मेटल, कौन सा टारगेट मटेरियल है। तो 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे जेई मेंस और एडवांस में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नीट में कम आते हैं, कंपेटिवली कम आते हैं। नीट में बस जो कंटिन्यूस एक्सरेज वाला पोर्शन है, जो कल हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें से ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो ज़रूर देखना। तो बात करते हैं कि जेई मेंस में कुछ एक क्वेश्चन आया है जेई 2019 में, 2019 में एक क्वेश्चन है, 2 सोर्सेज ऑफ द लाइट इमिट एक एक्सरेज ऑफ द वेवलेंथ 1 नैनोमीटर and visible light of wavelength 500 nanometer, all right, respectively both sources emit a light of same power की वैल्यू सेम दिया है, P should be same, the ratio of density, the ratio of intensity of the photon x-rays to the number of density of photon of visible rays is given as option A 1/500 500 250 1/250। तो वैल्यू क्या करेंगे, कैसे आपको नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है, पावर इक्वल टू एनर्जी, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट n मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन hc बाई लैम्डा, वेयर n इज दी, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर यूनिट एरिया यूनिट टाइम में ही बात करें, नंबर ऑफ फोटोन पूछा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की अगर हम वैल्यू बात करें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इंटू लैम्डा अपान एच सी। तो यहाँ पे यही पूछा था कि पावर शुड बी सेम, h सेम है, c सेम है। तो यहाँ पे n1 एक्सरेज का, किसका, एक्सरेज, तो nx लिख रहा हूँ, ठीक, ऑफ विजिबल रेज, n1 अपान nx बाई nv का जो रेशियो होगा वो क्या है, पावर शुड बी सेम। लैम्डा क्या है, nx का लैम्डा कितना है, 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई nv का लैम्डा कितना है, ये वैल्यू कितनी है, लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू कितने, नैनोमीटर, ये दोनों कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/500। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें डायरेक्ट पूछा था कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड क्या होगा अगर ये एक्सरेज और एक विजिबल रेज गिर रही है, तो नंबर ऑफ फोटोन का रेशियो पूछा था। तो ये जेई का क्वेश्चन था। कई बार क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, जैसे आपको वेवलेंथ का फॉर्मेट बताया था, तो उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेंस में, तो वो वाले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल के अल्फा के बीटा एंड एल अल्फा आर द एक्सरेज मटेरियल, फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग क्या दिया है, के अल्फा, म्यू के बीटा एंड म्यू एल अल्फा रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए म्यू के अल्फा इक्वल टू म्यू के बीटा प्लस म्यू एल अल्फा, ऑप्शन बी म्यू एल अल्फा इक्वल टू म्यू एल के अल्फा प्लस म्यू के बीटा, सी म्यू के बीटा इक्वल टू म्यू के अल्फा प्लस म्यू एल अल्फा, और डी नन ऑफ दीज। तो आपको अगर लाइन स्पेक्ट्रम डायग्राम भी आता है ना, इसका एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा क्या है, तो यहाँ पे के अल्फा ये था, दिस इज के अल्फा, एंड ये क्या था, दिस इज के बीटा, और ये था एल अल्फा, ठीक, ये क्या था, एल अल्फा,
तो इसमें बस देख लो कि हमें पूरी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ई, जो चूँकि एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही फ्रीक्वेंसी का रेशियो, क्योंकि ई बराबर क्या पढ़ा है, एच न्यू पढ़ा है, एच तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो ये न्यू का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो एक बात बता सकते हैं कि यहाँ पे के बीटा की जो वैल्यू है, के बीटा इज नथिंग बट एल अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा प्लस एल अल्फ़ा। तो न्यू के बीटा ऐसे लिख सकते हैं, न्यू के बीटा इज इक्वल टू न्यू एल अल्फ़ा प्लस न्यू के अल्फ़ा। ठीक, तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। म्यू के बीटा इक्वल टू म्यू एल अल्फ़ा प्लस म्यू के अल्फ़ा इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये चीज़ें कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।